दो प्रधानमंत्री हमारे इस आतंकवाद का दंश झेलकर देश के लिए शहीद हो चुके हैं। सवाल नंबर 1 आपने जो पूछा देश की जनता से, बड़े अच्छे सवाल थे। आतंकवादी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इनकी भर्त्सना निंदा नहीं करके इनको जड़ से ताबूत करके बम से उड़ा देना चाहिए, रोक देना चाहिए। लेकिन पहला नंबर सवाल कि देश में सरकार दिल्ली में बीजेपी की, हरियाणा में बीजेपी की, आतंकी घटनाएं आरडीएक्स कैसे आ गया, कहां से आ गया, क्या सरकार फेलियर थी? नंबर 2 सवाल कि इंटेलिजेंस फेलियर थी। नंबर 3 सवाल जब कांग्रेस का बॉम्बे में हमला हुआ था तो हमारे गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था, पाटिल साहब ने, क्या अमित शाह जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? किसी ने जिम्मेदारी ली इसकी? नंबर 4 देश के प्रधानमंत्री को क्या भूटान तेरे लाश पड़ी हुई थी, क्या भूटान बर्थडे मनाने जाना चाहिए था उसी दिन छोड़ के? इसका मतलब यह है समथिंग इज ब्लैक इन द बॉटम। ये क्या है, मेरी समझ से बाहर है। आखिर ये घटना हो कैसे गई, इस्तीफे क्यों नहीं हुए? हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम खिलाफ हैं इन सब चीजों के, लेकिन सरकार की मंशा हमारी समझ में नहीं आती कि 2014 से अजय वर्मा जी, आपने कहा आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे लगता है आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि एक हफ्ते जिस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है और जिस तरह हर सिरा इन्वेस्टिगेशन के द्वारा निकाला जा रहा है, ये कांग्रेस के समय में कभी हुआ नहीं था। उठाकर देख लीजिए पुराना इतिहास। चिट्ठियां लिखी जाती थी पाकिस्तान को, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकलता था। समझौता ब्लास्ट हुआ था तो आपने हिंदू आतंकवाद बना दिया था ताकि आप अपनी पॉलिटिक्स कर सके। मैं पूछना चाहती हूं आज सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु त्रिवेदी जी, आतंकवादियों में भी भटके हुए आतंकवादी, आरएसएस कनेक्शन, 370, ये सारी चीजें इनको मिल रही हैं, लेकिन वो जो दिमाग है, एक आतंकी का दिमाग, जो फिदाइन दिमाग है, जिसका वीडियो आज डॉक्टर उमर का सामने आया है, वो दिखाता है कि किस तरह से इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है। उसके बारे में बिल्कुल सन्नाटा क्यों? देखिए, ये जो दिल्ली ब्लास्ट के हाल की घटनाएं हुई हैं, इन्होंने एक चीज जो बहुत दिनों तक कम्युनिस्टों ने एक वातावरण बना के रखा और सेकुलरिस्टों ने, कि गरीबी और बेरोजगारी और निर्धनता की वजह से कोई व्यक्ति इसमें जाता है, वो अब पूरी तरीके से इस ब्लास्ट के साथ ध्वस्त हो गया है। समझ में नहीं आता कि फर्स्ट डिवीजन में मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद एक अच्छे कैरियर में स्थापित होने वाले व्यक्ति को, इतने बुद्धिमान व्यक्ति को भटका कौन सकता है, यह समझने की जरूरत है। और एक और बात भी भली भांति समझनी चाहिए, भी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कितनी कड़ी भर्त्सना करते हैं। मुझे याद है अफजल गुरु को फांसी दी गई जब, वो भी आखिरी समय में यूपीए सरकार में, तो इनके कैबिनेट मंत्री उसके प्रति सहानुभूति की बात बोलते हैं। कितनी कड़ी भर्त्सना है। मणिशंकर अय्यर का स्टेटमेंट अवेलेबल है, शशि थरूर का स्टेटमेंट अवेलेबल है। अफजल गुरु को फांसी दी जाएगी तो पूरे कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी, इसलिए 7 साल तक फांसी नहीं दी गई। ये कोई रीजनल पार्टी नहीं, मतलब पीडीपी और एनसीपी नहीं बोल रही थी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बोल रही थी, ये बोल रहे थे अपने कांग्रेस के मुख्यमंत्री। और हाफिज साहब थे, ओसामा जी थे, इशरत जहां बेटी थी, जाकिर नायक शांति का मसीहा था, और जाने जाने क्या होता था, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान था। ये सारी बातें, और भारत की सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा था, और पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष के साथ गले मिलते थे इनके नेता सिद्धू जाकर। वो लोग आज कहते हैं कि नहीं, हम तो बड़ी कड़ी भर्त्सना करते हैं, मगर आज मैं उससे बड़ी बात यह कहने का प्रयास करता हूं कि यह तो एक पक्ष है ही कि यह पूरी तरीके से साबित हो गया कि आप पढ़े लिखे लोग इंडोक्ट्रिनेशन की वजह जाते हैं। जो धारा 370 और संघ और इन सारी बातों को, इन्हीं चीजों ने आतंकवाद को अधिक विकराल किया है भारत में। मुझे याद है मुंबई का बम विस्फोट 12 मार्च 1993, उसको बाबरी मस्जिद से कनेक्ट करने का प्रयास किया गया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं ओक्लाहोमा में भी हुआ 1994 में बम विस्फोट। ओक्लाहोमा की मैं रेफरेंस क्यों दे रहा हूं, उसमें भी नाइट्रस ऑक्साइड यूज किया गया था इसी ढंग से। और जितना यहां पे था, ओक्लाहोमा से ज्यादा भयानक विस्फोट हो सकता था यहां। ये ओक्लाहोमा में कौन हुआ, आरएसएस की वजह से हो रहा था क्या? उसमें कौन सा धारा 370 था? और अगर जहां तक ये भटके नौजवान की बात है, ये जो पढ़े लिखे लोग, ये छोड़िए, रियाज भटकल जो था वो भी इंजीनियर था, याकूब मेनन चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बुरहान वानी सॉफ्टवेयर का जानकार था। और मैं बताना चाहता हूं, ये जो हमारे मित्र लोग बोलने लगते हैं, ओसामा बिन लादेन अरबपति था। भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों से ज्यादा उसके पास संपत्ति थी। उसको कौन सा अत्याचार हुआ था, कौन, वो आरएसएस की वजह से आ गया था उसमें।
मतलब वाहियात पने के लॉजिक की हद होती है। खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा जो 9/11 के मुख्य कॉन्स्पिरेटर थे, वो भी बहुत अच्छे पायलट थे और वो बाकायदा एक बहुत अच्छी एयरलाइंस में काम कर रहे थे, जिंदगी बहुत बढ़िया होने, वो भी आरएसएस की वजह से जाके कर दे रहे थे। ये जो वाहियात पने के लोग, वाहियात क्यों कह रहा हूं, ये चाइना के सिकांग प्रोविंस में कम्युनिस्टों से लड़ाई है तो आरएसएस की वजह से, रूस के चेचेनिया में है तो आरएसएस की वजह से, बर्मा में बुद्धिस्टों से लड़ाई हो रही है आरएसएस की वजह से, कोलंबो में ईस्टर संडे में चर्च में विस्फोट हो रहा है तो आरएसएस की वजह से हो रहा है, सिडनी में विस्फोट आरएसएस की वजह से हो रहा है, मलेशिया कुआलालंपुर से लेकर बैंकॉक में आरएसएस की वजह से हो रहा है, पेशावर और रावलपिंडी और काबुल में मस्जिदों में धमाके आरएसएस की वजह से हो रहे हैं। और तो और ये समझिए, बोस्निया हर्जोगोविना में सर्वोच्च लड़ाई आरएसएस की वजह से, इजराइल हमास की लड़ाई आरएसएस की वजह से, लंदन मैड्रिड ब्रिस्बेन की जो कोई साथ नहीं, कोई पैर नहीं, लेकिन इस तरह के बहाने बनाकर ये सोमालिया में आरएसएस की वजह से। अरे भाई साहब, कितनी वाहियात तर्क दे के आप प्रयास करेंगे इतने बड़े विकराल समस्या को तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की? ये खतरनाक कोशिश देश के भविष्य के साथ खतरा है, राजनीति नहीं है देश के। बिल्कुल, और ये सिर्फ इसलिए किया